ये पहले दिन वाक़या हुआ तो सब बड़ा अचानक हुआ। उधर हम किश्तवाड़ में मसरूफ़ थे तो यहाँ ये वाक़या हो गया और बारिश इतनी तेज़ थी। तो पहली प्राथमिकता तो ये थी कि जो घायल हैं उनको महफूज जगहों पे ले जाया जाए अस्पताल में। तो हेलीकॉप्टर भी चलने की स्थिति में नहीं था। पहले हेलीकॉप्टर का जब व्यवस्था हुई तो हेलीकॉप्टर जाए कहाँ उसकी दिक्कत आई मौसम की वजह से। लेकिन चूँकि सब ने सहयोग किया तो मुझे खुशी है कम से कम पठानकोट हम मामून अस्पताल में उनको पहुंचा पाए। और उसके बाद डीसी साहब और इनकी सारी टोली रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, आज भी हम निकले अभी घाटी से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। अब एस्टीमेट वगैरह तो इन्होंने बनाया है, इमीडिएटली भी कुछ दिया जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म में भी इमीडिएट भी करने के लिए लगभग 20-25 करोड़ रुपए का एस्टीमेट रहेगा। और परमानेंट जब करेंगे जैसे आप कह रहे हैं आगे का, तो उसके लिए तो 100-150 करोड़ होगा। अब वो कैसे होगा भाई, मुख्यमंत्री जी के प्रशासन से भी बात हुई है। अब वो जो भेजते हैं सेंटर में वहाँ फॉलो भी कर लेंगे गृह मंत्रालय में। और उसके अलावा जो कमी पेशी रह जाएगी तो एमपी फंड्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज डीसी साहब ने 1 महीने का जितना रिलीफ कैंप्स है वहाँ 1 महीने के राशन की व्यवस्था की है। उसके अलावा निजी साधनों से चूँकि मैं सीधा दिल्ली से आया तो मैंने कहा खाली आ जाना ठीक नहीं, तो हमने अपनी तरफ से भी कुछ राशन और तेल के पैकेट्स लेकर आया मैं दिल्ली से ही। चूँकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था जब ये वारदात हुई तो कल रात को ही ख़त्म हुआ, तो मैंने कहा अगला काम करने से पहले हम यहाँ से शुरुआत करें। अब मैं ये भी कह रहा था डीसी साहब से कि आप सबके सहयोग से और समाज के सहयोग से ये सब जब रिलीफ रिहेबिलिटेशन का काम मुकम्मल हो जाता है तो आगे हमारी ये योजना रहनी चाहिए कि ये दोबारा ना हो। क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे रामबन में हर साल दर्जनों घर बह जाते हैं, किश्तवाड़ में भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ। कुछ एक क्लाइमेट चेंज तो वही है, इकोलॉजिकल चेंज है, उसके लिए भी हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, नेशनल मिशन फॉर हिमालयन इकोलॉजी सस्टेनेबिलिटी, विज्ञान प्रौद्योगिकीकरण विभाग की ओर से ही शुरू किया है। वो तो करेगा काम, लेकिन जो हमसे बन पड़ता है सामाजिक स्तर पर उसमें हमें भी सहयोग करना है। इत्तेफाक से जिस दिन ये बाढ़ आई तो इतने सारे टेलीफोन शहर के अंदर से आने लगे कि साहब एनक्रोचमेंट हटाइए, एनक्रोचमेंट हटाइए। लेकिन हम ही लोग हैं जब एनक्रोचमेंट की ड्राइव शुरू करते हैं हमारे डीसी साहब, तो हम रुकावट डालते हैं, फिर दबाव के अंदर वो रुक जाती है। फिर जब आपदा आती है, मौत का सामना होता है, फिर हम कहते हैं हटा दो, अभी कहीं ऐसा ना हो फिर से 4 दिन धूप हो तो हम भूल जाएं। लेकिन हमें ये अपने लिए नहीं तो अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये ऐसी एक प्राकृतिक आपदा है कि इसके ऊपर एक तो क्लाउड बस्ट एक बड़ा सडन फिनोमेना है। बारिश का फोरकास्ट तो आजकल IMD कर रहा है, यहाँ की बारिश का भी फोरकास्ट हुआ था कि जिस दिन हुआ उसके भी अगले 2 दिन रहेगी। लेकिन क्लाउड बस्ट जो कि लोकल फैक्टर से होता है, वहाँ जो टेम्परेचर मॉइस्चर की वजह से जो है हवा कंडेंस हो जाती है, तो उसके लिए कुछ एक जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है वो तो ही है। लेकिन हम क्या रोकथाम कर सकते हैं? जैसे यहाँ से इतना पानी बहता हुआ आया, कई जगह ऐसा है कि जहाँ निकास की गुंजाइश नहीं है। बड़ा नाला है तो हमने मॉल बना लिया, छोटी नाली है तो हमने रेडी लगा दी, क्योंकि उस जगह की कोई पूछता नहीं। दूसरा साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर भी डीसी साहब से हमने निवेदन किया क्वालिटी कंट्रोल रखा जाए ऐसे वल्नरेबल एरिया। ये जो पुल यकदम बह गए हैं उनका कितना क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग रहा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग विभाग की ओर से? उनके ठेकेदार कौन थे और कितनी ज़्यादा उसमें राजनीतिक दखल था ठेके देने में, इसकी भी तहकीकात की जाए। क्योंकि अक्सर ये कठुआ क्या यही रिवाज रहता था कि जो निर्वाचन प्रतिनिधि बनता है वो खुद ही ठेकेदार बन जाता है। तो अगर ऐसा होगा तो हमें ये नहीं समझ आएगा कि जो आज यहाँ दूसरों के घरों में हो रहा है हमारे घरों में भी हो रहा है। जिस ठेकेदार ने या जिस राजनीतिक नेता ने इस तरह का सब स्टैंडर्ड पुल बनाया होगा, कल उसके बच्चे भी उसी पुल के ऊपर से गुजर के जाते होंगे, तो रिस्क तो सबके लिए है। तो ये सब बातें प्रशासनिक स्तर पे जो हो सकता है हो रहा है। मुख्यमंत्री की सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है, हमारे कार्यकर्ता भी उसी दिन से लगे हैं। सेशन के दौरान हुआ तो मैं आ नहीं सकता था, 2 ही दिन के बाद जैसे ही सेशन मैं भी पहुंच गया। लेकिन हम सबको जब तक मिलकर नहीं करेंगे तो मुझे ये डर है कि बार बार कहीं हमें इन मुसीबतों का सामना न करना पड़े। लेकिन मुझे यकीन है कि इस प्रकार की जब जागरूकता आई है पिछले 2-3 दिन में, लोगों ने स्वयं आकर के कहा है कि हम आगे से बड़े अनुशासनबद्ध तरीके के साथ प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे।
वो अभी भी हम लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, कल हम जब सेंटर में गए थे, आप भी घाटी में हो गया, उन लोगों का एक ही सवाल था कि आखिर कब तक हम इन सेंटरों में रहेंगे। नहीं, उसका तो अभी देखिए फौरी तौर पर तो और कोई विकल्प था नहीं, कहीं ना कहीं तो उनको पहुंचाना था। तो ये तो प्रशंसा के लायक है यहाँ का ज़िला प्रशासन के, तुरंत उनको जहाँ जहाँ संभव हो सकता था पहुँचाया गया। अब जल्द ही उनके मकान बनाने की भी व्यवस्था होगी, जहाँ जहाँ ज़मीन की ज़रूरत होगी ज़मीन की भी व्यवस्था होगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन लोगों ने खुद भी आकर के जो ताउन किया है, जो सहयोग किया, मैं आपके माध्यम से उसका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। कठुआ वासियों ने जिस तरह से घरों से बाहर निकला है, प्रशासन को कई बार समय लगता है, और वो एक तो प्राकृतिक आपदा थी, ऊपर से प्राकृतिक वातावरण भी ऐसा था कि बारिश बड़ी तेज़ चल रही थी। तो आगे के लिए ऐसा ना हो, कम से कम ये संकल्प हम करें। लोगों के घर में अभी मलबा है, तो अभी तक कोई जेसीबीज नहीं पहुंची है वहाँ पर। वो काम जारी है। दरअसल बारिश की वजह से जेसीबीज का भी पहुंचाना, मुझे उस मामले में आपने बात की है तो इंडियन आर्मी को भी एक्नॉलेज करना है। यहाँ पर भी किश्तवाड़ में भी हेलीकॉप्टर्स में इक्विपमेंट भर दिया गया है, लेकिन हेलीकॉप्टर 2 दिन जा नहीं सके। हम भी रातों रात यहीं से गए, 10 घंटे गाड़ी चला के, लेकिन रातों रात इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सीआरपीएफ ने ट्रकों में लाद करके इक्विपमेंट वहाँ पहुँचाया। वहाँ पहुँचने के बाद जब ये कहा गया कि नहीं, बीआरओ का इक्विपमेंट भी चाहिए, क्योंकि उनके पास उस तरह से रहता है मलबा साफ़ करना, तो बीआरओ ने भी अपना इक्विपमेंट रातों रात बारिशों में। इसी तरह यहाँ पर इंडियन आर्मी का बहुत सहयोग रहा है, ना सिर्फ रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और मलबा साफ़ करने में, बल्कि हॉस्पिटल फैसिलिटी भी देने में उनका बहुत सहयोग रहा है। डिफकॉम जम्मू भी आए थे, तो वो बीच में जगहों पर नहीं पहुंच पाए, लोगों ने कुछ नाराज़गी भी जताई है। नहीं, मुझे लग रहा है ऐसे मौके पर अगर लोग नाराज़ हों भी तो उसको बुरा नहीं बनाना चाहिए। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवा के लिए उतरे हैं। जिसके घर में पानी आया हो उसका स्वाभाविक है। अब मैं तो इतने साल अस्पताल में काम करता रहा हूँ, हमारा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि जो मरीज़ आता है उसके साथ जो ही अटेंडेंट होता है वो गुस्से में आता है, वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो अस्पताल के नहीं जी सारे चोर। तो अब आप भी उसके साथ लड़ पड़ेंगे तो आप में उसमें क्या फ़र्क पड़ा। तो मुझे लगता है उस बात को भी संवेदना से लेना चाहिए, उसमें बुरा नहीं बनाने की बात है। जिसका घर तबाह हुआ है, जिसका रिश्तेदार तबाह हुआ है, जिसको नुकसान पहुंचा है, जिसके घर में कोई दुर्घटना हुई है, कैजुअल्टी हुई है, उसको तो इतना मार्जिन देना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि प्रशासन उस बात से प्रभावित होगा। हम अपना काम उसी तरह से जारी रखेंगे। फिर से बरसात हो सकती है 2-4 दिन, किस तरह की इस तरह का है, लेकिन अभी तो ये पहले से ही सतर्क है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसे मौके पे लोगों को भी थोड़ी सी सतर्कता बरतनी रही। डॉक्टर से एक सवाल है, तो लोगों का कहना था वहाँ के जिनके घर से जाने चले गए, उनका कहना था हम कॉल्स करते रहे, कोई फ़ोन नहीं उठाया, ना तो पुलिस ना तो कोई प्रशासन का अधिकारी वहाँ पर पहुँचा। मैं ये कह सकता, लेकिन मुझे सबसे पहले फ़ोन किश्तवाड़ का भी सबसे पहले मुझे ही आया था, और यहाँ का सबसे पहले मैंने ही रेड किया। कोई किश्तवाड़ का अब लगभग 12:15 बजे हुआ, तो 12:30 बजे बल्कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था, तो 1-2 बार फ़ोन आया, मैंने उठाया नहीं। फिर किसी हमारे सहयोगी को उन्होंने ही फ़ोन किया, और फिर उनके वहाँ के जो एमएलए थे तो उन्होंने कहा, वो कहा साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए फ़ोन नहीं, बोले नहीं बहुत अर्जेंट बात करनी। तो 12:30 पौने 1 बजे के उसी वक्त फिर मैंने डीसी साहब से बात की। वहाँ के डीसी साहब अब निकल रहे थे दफ्तर से, और यहाँ पर भी सबसे पहले जैसे ही फ़ोन आया हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के लिए, तो मुझे नहीं लगता, लेकिन क्या होता है कि उस समय सारे अफरा तफरी में होते हैं, ये भी रास्ते में होंगे, कहीं सिग्नल ना हो। आप कई बार घर फ़ोन करते हैं तो आपकी माता फ़ोन नहीं उठाती, पिताजी फ़ोन नहीं उठाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके प्यार मोहब्बत में कोई कमी है। रात को 2 बजे की फ़्लाइट से आना था, और मेरे पास केवल 36 घंटे थे, तो और कोई चारा नहीं था, तो इसलिए हमने सीधा ड्राइव किया, जम्मू पहुँचे, जम्मू से 10 घंटे लगा करके किश्तवाड़ पहुँचे, वहाँ 2 घंटे लगा कर नॉन स्टॉप वापस दिल्ली पहुँचे। तो सब हैरत में रह गए कि कब गए कब आए, क्योंकि शुभांशु शुक्ला का आना एक बड़ा उत्सवमय माहौल था दिल्ली में भी और सारे देश भर में, और आज भी वो दिल्ली में। कल हमारा नेशनल स्पेस डे भी है, और जैसा आपने कहा कि भारत की क्षमताओं का एक तरह से न केवल अभिनंदन हुआ है, बल्कि उसको स्वीकृति मिली है भौगोलिक स्तर पर। अब हम बराबर के पार्टनर हो गए। ऐसा नहीं है जैसे टेलीविज़न अमेरिका में 1950 के दशक में आया था, तो यहाँ हमको पहला चित्रहार कहीं 1972 में जाके देखने को मिला। अब ऐसा नहीं है, अब जहाँ वो खड़े हैं वहीं हम खड़े हैं बराबर। और यही कारण है कि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हमारा एक्सपीडिशन जाना था, एक्सियम-4 अमेरिका से, फ्लोरिडा से, और प्रधानमंत्री मोदी जी वाशिंगटन डीसी के दौरे पर थे, राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, तो वहाँ से मशवरा आया कि एक भारतीय भी जाए। तो मैंने उसी दिन कहा था कि आज एक भारतीय टैलेंट को सही माने में औपचारिक तौर से मान्यता प्राप्त हुई है,
और जो प्रयोग हमारा एस्ट्रोनॉट शुभांशु करके आए हैं वो सबसे ज़्यादा अद्भुत और सबसे ज़्यादा नवीनतम है। और वो कुछ लाइफ साइंसेस को लेकर के भी हैं, स्वास्थ्य संबंधी हैं, कुछ एग्रीकल्चर कृषि संबंधी है, उनका लाभ धरती पर भी होगा। और जैसे मैंने कल भी कहा कि प्रयोग करने वाला भारतीय, प्रयोग करने की किट भी भारत से दी गई, लेकिन उसका लाभ सारे विश्व को होगा। जो मोदी जी कहते हैं कि विश्व बंधु भारत, तो विश्व बंधु का पहला प्रतीक शुभांशु शुक्ला रहा। विपक्ष का आरोप है दिया ना ही कोई सुनी। अब वो तो आपने उत्तर देना है ना कि किसने क्या किया। डॉक्टर साहब आपसे आश है अब केंद्रीय मंत्री आएंगे तभी हमारा हल होगा। मैं ये कहता हूँ, अब चूंकि ये विषय बड़ा है, अभी ठगने की राजनीति का समय खत्म हो गया। अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं आपको बताऊँ साहब ये होगा या नहीं होगा, आइए हम मिल बैठ के वो बात करें जो हो सकती है। अब आपने देखा 4 साल धरने पर बैठे रहे हमारे युवा नौकरी के लिए, कभी बीजेपी दफ्तर के बाहर कहीं किसी को नौकरी मिली? आप पत्रकार हैं, सरदार जी भी रोज आके उनसे बाइट लेते थे, बेटा बता मिली किसी को? नहीं मिली। मैंने पहले दिन जाके कहा बेटा घुमराह मत हो, इंटरव्यू समाप्त हो चुकी है, हमारे ही विभाग ने की है ड्यूटी, मेरिट रिटर्न पे बनेगा। बोले साहब मेडिकल टेस्ट किया। मैंने कहा वो क्वालिफिकेशन होता है, अगर आपने टाइपिस्ट अपॉइंट करना है तो टाइपिंग इज़ क्वालिफाइड टेस्ट, सिर्फ ये देखने के लिए टाइप आती है कि नहीं है, लेकिन नंबर नहीं दिए जाते क्योंकि बच्चों ने हमसे कहा कि इसमें सारी हेरा फेरी होती है। तो मैंने सबसे कहा कि भाई अपना वक्त मत ज़ाया करो, अगले इफ्तार की तैयारी करो। लेकिन आप भी बाइट लेते थे और आपके नेता भी आश्वासन देते, तब हम बुरे हो गए। अब आप बताइए, तो आज तर्क आधारित युग है, बच्चे के साथ भी तर्क करना पड़ता है। ये तो सारे जागरूक नागरिक हैं। तो मुझे लगता है कि विश्वसनीयता पैदा करने का भी वही तरीका है कि साफ गोई से बात हो, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जैसे अब आपने पूछा कि मकान बनेंगे, तो मैंने कहा भाई फौरी तौर पर तो पहले डीसी साहब इनको रिलीफ कैंप में ही रख सकते हैं ना, रातों रात तो जादू की छड़ी है नहीं। लेकिन हाँ इरादा भी है, निरंतर मेहनत भी कर रहे हैं। और आपसे भी ये निवेदन है जहाँ आपको लगे कि कुछ हो सकता है नहीं हुआ, ये बातें होती है हमारे ध्यान से नहीं आ पाए, या आप कुछ ऐसी इनपुट दें